बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपोप्टोसिस। इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि हम समझें कि एपोप्टोसिस क्या होती है और एपोप्टोसिस किस तरह इनिशिएट हो जाती हैं, किस तरह परफॉर्म किया जाता है, किस तरह ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी वेज हैं जिस थ्रू पे एपोप्टोसिस होती हैं और इसकी हमारे बॉडी में क्या रोल है एपोप्टोसिस की, और अगर और एपोप्टोसिस हो जाता है तो उसकी क्या नुकसानात हैं। सो हम आते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है। बेसिकली एपोप्टोसिस, द वर्ड एपोप्टोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉलन ऑफ, यानी ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब है गिर जाना। ठीक है। सो एज एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ दैट ऑकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोग्राम सेल डेथ है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये आकर होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं होती कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल से बना होता है। अगर एक ही सेल मतलब ख़त्म हो जाए, गिर जाए, तो वो तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। सो एपोप्टोसिस के बारे में जितने भी MCQs आते हैं उसमें ये पूछा जाता है अक्सर कि एपोप्टोसिस इज़, तो आगे लिखा है कि प्रोग्राम सेल डेथ है, एक्सीडेंटल सेल डेथ है, फला फला। तो याद रखिए कि एपोप्टोसिस इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ये हमारी बॉडी की एक नीड है, इसलिए ये हो रहा होता है। अगर एपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाए, एपोप्टोसिस सीज हो जाए, तो फिर हमारा बॉडी एबनॉर्मलिटीज़ की साइड पे चले जाते हैं, फिर हमें मुश्किलात का सामना होती है। अच्छा, बिटवीन 50 to 70 बिलियन सेल डाई एवरी डे थ्रू एपोप्टोसिस। 50 से लेकर 70 बिलियन सेल एक दिन में एपोप्टोसिस के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं, जो डाई होते हैं, डेथ हो जाती हैं। तकरीबन 50 से लेकर 70 बिलियन सेल पर डे। ठीक है। अब एपोप्टोसिस के हम कुछ एग्जांपल देते हैं कि ऐसा कौन सी हमारी बॉडी में जो एपोप्टोसिस हो रहा होता है कहाँ कहाँ पे हो सकती है। चेंज इन एंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वक्त जो एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस आ रहा होते हैं जो नेचुरली, वो एक एपोप्टोसिस के एग्जांपल है कि जो वो एंडोमेट्रियम चेंज हो जाता है और जो 1 मंथ में फिर रिन्यू हो जाती है, वो सारा एपोप्टोसिस के एक एग्जांपल है। डिफरेंशिएशन ऑफ फिंगर एंड डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, जब भी कोई बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसकी ये फिंगर इसी तरह बिल्कुल लगी हुई होती हैं, तो इसको जो डिफरेंशिएट किया जाता है बिल्कुल इस तरह बनाने के लिए वो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये किस तरह होता है, कौन सी ऐसी एंजाइम है जो एपोप्टोसिस करवा रहा होता है। तो याद रखिए कि एपोप्टोसिस इज मीडिएटेड बाय प्रोटीओलाइटिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड कैस्पेसिस। कैस्पेसिस वो प्रोटीन है, वो एंजाइम है जो हर सेल में नेचुरली इनएक्टिव प्रेजेंट होती है। सो MCQs में इस तरह आ सकते हैं कि एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड बाय, तो फिर जितने भी उसके साथ आप एंजाइम लगा लो, तो अगर ये इसमें प्रेजेंट है कैस्पेसिस एंजाइम, तो याद रखिए कि MCQs में आ सकता है कि एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड बाय एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड कैस्पेसिस। ठीक है। अब ये कैस्पेसिस हमारे सेल में इनएक्टिव होता है। ये इस तरह नहीं होता कि जब भी मतलब सेल प्रोड्यूस हो जाए या सेल हो और ये एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह अगर ये कैस्पेस जो एंजाइम है ये अगर एक्टिवेट हो जाए तो बिल्कुल फिर ये प्रोसेस चल रहा होता है, तो पूरा बॉडी डेथ करेगा। इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जब भी बॉडी की नीड होती है, जब भी किसी सेल की नीड होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी के लिए, उसकी फिर आगे नीड नहीं होती, तो ये कैस्पेसिस एंजाइम एक्टिवेट होता है और वो सेल डेथ काज करवाता है। ठीक है। तो ये एंजाइम हम देखते हैं कि किस तरह अब एक्टिवेट हो जाते हैं।
ये एंजाइम हमारे साथ दो तरीक़ों से एक्टिवेट हो जाती है। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक्सट्रिंसिक मीन आउटसाइड, सो ये आउटसाइड मतलब बाहर से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट सेल वो टारगेट सेल पे आता है और ये टी लिम्फोसाइट जो टारगेट सेल है उस पर रिसेप्टर लगी हुई होती हैं, जो वो रिसेप्टर के साथ टी लिम्फोसाइट बाइंड करता है और फिर ये जो किस्पेस एंजाइम है एक्टिवेट करता है और ये प्रोग्राम सेल डेथ यानी नेक्रोसिस फिर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक तो हो गया कि इंट्रिंसिक पाथवे से ये एक्टिवेट हो जाते हैं जो टी लिम्फोसाइट के थ्रू, और दूसरा हमारे साथ है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में ये होता है कि सेल के अंदर, इंट्रिंसिक है इट मीन इंट्रिंसिक इनसाइड द सेल। हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इनसाइड द सेल हो गया इंट्रिंसिक। ठीक है, सेल के अंदर हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से जब नीड हो जाती है सेल के, जो उसको सिग्नल दिया जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज़ हो जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज़ हो जाते हैं तो ये साइटोक्रोम सी फिर क्या करता है, ये कैप्सिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फिर ये एपोप्टोसिस प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है, फिर वो सेल ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोसेस की साइड पे आते हैं कि ये किस तरह हो जाती है। ठीक है, कि ये हमारे साथ सेल कौन से प्रोसेस के थ्रू चला जाते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये श्रिंकेज होती है पहले। ठीक है, सेल जो है ये श्रिंक हो जाती है, जो सेल के अंदर फ्लूइड है, हम अगर मिसाल के तौर पर ये सेल है, एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये फिर इस तरह श्रिंक हो जाती है। देखो आप, ये फ्लूइड इससे पहले खारिज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब श्रिंक हो गया। फिर हमने लिखा है फ्रेगमेंटेशन। एक तो हो गया श्रिंकेज, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शो किया। दूसरा हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, जो ये सेल फ्रेगमेंट में वो किया जाता है, फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। तीसरा क्या हो जाता है कि सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल। जब फ्रेगमेंट ये इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाते हैं तो फिर ऑर्गेनेल जो है ना इससे सेपरेट हो जाती हैं। ये देखो ना, ये ऑर्गेनेल, लेट सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये कोई दूसरा विक्यूल हो गया, जितने भी हैं ये पूरा सेपरेट किया जाता है और फिर एंगल्पमेंट किया जाता है। जो पेगोसाइट सेल हैं, पेगोसाइट सेल आते हैं और इस जो ऑर्गेनेल है इसके साथ बाइंड किया जाता है और इसको एंगल्प किया जाता है और फाइनली इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, ये तो इसकी प्रोसेस हो गया कि पहले श्रिंकेज होती है, फिर फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल होती है, फिर एंगल्पमेंट बाय द पेगोसाइट होती है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि मतलब कितने प्रोसेस से किस तरह कौन सी प्रोसेस पहले आते हैं, श्रिंकेज आते हैं, फ्रेगमेंटेशन आती है, इस तरह के एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। और मेनली जो इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं तो ये कैप्सिस एंजाइम हो गया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एपोप्टोसिस की हमारी बॉडी में क्या अहमियत है, क्या रोल है जो एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में प्ले करते हैं, यानी एपोप्टोसिस की हमारी बॉडी को क्या अहमियत है। ठीक है, रोल पहले तो हमारी ये डिफेंस एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, एक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं कि सेल सुसाइड प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर स्प्रेड। लेट सपोज अगर कोई वायरस आ गया हमारे बॉडी को और किसी सेल पे वो उसने अटैक किया, जब वो सेल पे अटैक करता है और उस सेल के अंदर चला जाता है तो वो सेल उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। तो जब वो फेल हो जाते हैं तो वो सेल ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें और सेल की कुर्बानी की, जो और सेल है, ताकि मुझसे जो और सेल हैं उसको ये इन्फेक्शन आगे न बढ़े। तो इस वजह से वो सेल जब सुसाइड कर लेते हैं तो इसके थ्रू सेल फर्दर सेल जो है ना बच जाते हैं।
जब से सुसाइड कर लेते हैं। मीनवाइल कि जब एक सेल इन्फेक्टेड हो गया और उस सेल ने एपोप्टोसिस के थ्रू सुसाइड कर लिया, तो उसने सुसाइड तो कर लिया लेकिन आगे जो उसके साथ और सेल अटैच हैं वो महफूज हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को एक डिफेंस प्रोवाइड करती हैं जो सेल सुसाइड कर लेती है। एक तो ये हमारे पास जो एपोप्टोसिस का मेन रूल है ये हो गया। दूसरा, डाइजेशन, डिस्ट्रॉय द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये बहुत बड़ा रूल है, डाइजेशन जो कर लेते हैं। अब अगर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आए हैं और उसकी जो मशीनरी है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में है और उसने डीएनए पे होल्ड किया, तो ये जो डीएनए पे होल्ड किया वो पूरा सिस्टम पर चला लेते हैं। ठीक है, अगर वायरस है या कोई बैक्टीरिया है और उसने वो मशीनरी पे होल्ड किया, आगे जो पूरा सिस्टम है, जो स्टिमुलाई एक्सटर्नली आए हैं और वो पूरा बॉडी को जो है ना फिर नुकसान पहुंचा रहा होते हैं, तो ये जब क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो बॉडी को आई हुई हैं और जो बॉडी को नुकसान दिए जा रहे हैं, उसको जब सेल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो ये इसका एक मेन रूल है कि उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और तीसरा हमारे साथ आते हैं प्रोटेक्टिंग। किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? अनरेगुलेटेड ग्रोथ कंट्रोल। अब अगर ये हमारी बॉडी में सेल प्रोडक्शन होता रहे, अगर हम आरबीसी की बात कर ले, अगर इसमें एपोप्टोसिस रोक लिया जाए, आरबीसी जो हमको पता है कि 120 डेज़ में पूरा जितने भी आरबीसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू उसके जगह पे न्यू आरबीसीज आती है। अब अगर ये एपोप्टोसिस प्रोसेस न होता और ये आरबीसी इस तरह बढ़ जाता तो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाता, जो हमारे बॉडी के लिए फिर मौजर साबित हो जाता और फिर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक हमारे प्रोटेक्टिंग रूल प्ले करता है। हम इसके आते हैं रिफ्यूज़ल। इसका क्या काज करते हैं? रिफ्यूज़ल ऑफ एपोप्टोसिस। जहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होता तो वहाँ पे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती है? ये तो हमने पायदे पढ़ी कि एक हमारे पास एक डिफेंस प्रोवाइड करता है, एक डाइजेशन कर लेते हैं, एक प्रोटेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होता उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती है? ठीक है, तो कंसिक्वेंसेस में हमारे साथ कैंसर फॉर्मेशन हो सकती है। देखो, अगर कैंसर फॉर्मेशन क्या है, हमारा कैंसर अनकंट्रोल सेल प्रोडक्शन होती है, तो इस तरह अगर अनकंट्रोल सेल प्रोडक्शन हो और उसके एपोप्टोसिस ना हो तो जाहिर सी बात है कैंसर फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरे है हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज। एक तो हो गया कैंसर फॉर्मेशन, दूसरा हो गया हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज। अगर एपोप्टोसिस प्रोसेस ब्लॉक किया जाए तो फिर ब्लॉक हो जाती है, रिफ्यूज़ हो जाती है, जहाँ पे नहीं हो रहा होती तो वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ फिर काज हो जाती है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हमारे इम्यून सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर अपना रोल प्ले करता है वहाँ पे और ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे साथ वायरल इन्फेक्शन। अगर एपोप्टोसिस प्रोसेस रोक लिया गया तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, वायरस हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टे कर लेता है, हमारे सेल में रहती है और इन्फेक्शन फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ओवर एपोप्टोसिस क्या कर लेते हैं। अब अगर एपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाए तो एपोप्टोसिस हमारे बॉडी के लिए क्या नुकसानात कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये एड्स कर लेते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम काज कर सकते हैं जब हमारे बॉडी में एपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में ये लिवर डिजीज़ काज कर सकते हैं। ठीक है, जब एपोप्टोसिस ज़्यादा हो जाती है तो लिवर डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, ये अल्जाइमर डिजीज़ काज कर सकते हैं। इवन दो कि हार्ट अटैक भी इससे काज हो सकती है। थैंक यू सो मच।